स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। कोरोना के बाद अब नए H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने अपनी एंट्री के साथ ही दुनिया में दहशत फैला दी है। भारत में भी H3N2 वायरस के बढ़ते मामलों और साथ ही इससे होने वाली मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की तरह से देश में H3N2 के मामलों में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब एक तरफ जब हम बात करते हैं, अब तक देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा से जुड़े कुल 90 मामले सामने भी आ चुके हैं। कोविड-19 जैसे लक्षणों वाले इस वायरस संक्रमण पूरे देश दुनिया में तेजी से फैल रहा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा जो है वह लोगों में बड़ी आसानी से फैलता है और लगातार इस वायरस ने अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं चीन में H3N2 वायरस के चलते तो शहरों में लॉकडाउन भी लग चुका है। तो पहले नजर डालते हैं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा आखिर है क्या। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा से जुड़ी आपको हर एक जानकारी पहले दे दें कि सबसे पहले H3N2 इन्फ्लुएंजा जो है उसका दूसरा नाम हांगकांग फ्लू है। और साथ ही आपको बता दें कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है ये H3N2 इन्फ्लुएंजा। और काफी जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि हाल ही में कई सारे मामले जो है वे बढ़ गए हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इन्फ्लुएंजा फैलने का खतरा अधिक होता है, यानी कि यह भी कोविड-19 की तरह शायद संक्रामक है। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा के कारण ज्यादा मरीज जो हैं अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ICMR द्वारा ये बात जो है वे की गई है। इसी बीच वायरस के कारण मरीज को सांस संबंधी परेशानियां जो है वे होते हुए नजर आती है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कहीं ये कोविड जैसा तो नहीं है, पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी बीच वायरस के संक्रमण से मरीज को हो सकता है 3 से 5 दिन तक का बुखार, यानी गले में दिक्कत के साथ साथ बुखार भी होते हुए नजर आएगा। इसी बीच 3 हफ्तों तक अगर बात करें तो जुकाम की समस्या भी H3N2 इन्फ्लुएंजा के अंदर हो सकती है। और इसी बीच नाक बहना, गले में खराश, इसी बीच बदन दर्द भी होते हुए नजर आता है, सिर दर्द, इसी बीच ठंड लगना, थकान, सिर दर्द, उल्टी और साथ ही डायरिया की शिकायत भी इस इन्फ्लुएंजा के संक्रमित होने से आपको दिख सकती है। इसी बीच आमतौर पर मरीज में अधिकांश 1 हफ्ते तक ये लक्षण जो है वे नजर आते हैं। हाल ही में आपको जानकर हैरानी होगी कि H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से मौतें भी हो गई हैं। तो मौसम में बदलाव और वायु प्रदूषण संक्रमण की वजह है। तो तेजी से फैल रहे इन्फ्लुएंजा H3N2 को लेकर सहारनपुर का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको पहले सुनाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक लेटर मैंने पढ़ा है और स्टेट से शायद आज एडवाइजरी जारी हो जाएगी, आज रात तक या कल सुबह। तो ये एक साधारण जैसे स्वाइन फ्लू था, वायरल इन्फेक्शन है ये इन्फ्लुएंजा लाइक, वही सिम्टम्स हैं इसमें, लेकिन कुछ डेथ बताते हैं इसमें कि दिल्ली और हरियाणा में हुई हैं। तो इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह सतर्क है और सभी स्टेट्स को उन्होंने बता दिया गया है। तो यूपी से भी एडवाइजरी जारी हो जाएगी और इसकी पूरी तैयारी हमारे पास है। इनके सैंपल्स लेके हम लोग जहाँ तक अभी तक मेरठ मेडिकल कॉलेज हम लोग भेजेंगे। पहले स्वाइन के हम लोग दिल्ली भेजते थे, लेकिन इस बार मेरठ मेडिकल कॉलेज में ये सैंपलिंग हम लोगों की करके इस तरह के जो सस्पेक्ट्स होंगे उनकी हम लोग VTM के जरिए जैसे और सैंपल भेजते थे वही सैंपल हम लोग भेजेंगे। सैंपल कैसे लिया जाएगा? इसकी मशीनें हैं यहाँ पर? नहीं, वो तो VTM के अंदर लेते हैं, वही स्वैप्स होंगे, वही स्वैप्स वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम जैसे इसके लेते थे कोविड के, उसी तरह से इसको लेके और फिर वो सैंपल भेजे जाएंगे बॉक्सेस के अंदर सील करके। इसके लिए आम बंदा क्या प्रिकॉशंस अपनाए? प्रिकॉशंस कुछ नहीं है, तो एक तरह का किसी को हाई ग्रेड फीवर है, बहुत लगातार छींकें आ रही हैं और ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, तो इस तरह के सस्पेक्ट्स को जो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग अगर इस तरह का किसी की जान पहचान में रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस में कोई इस तरह के लोग हैं तो वो तुरंत ही जिला अस्पताल के अंदर जो और भी सरकारी अस्पताल है वहाँ दिखाएं वो। तो H3N2 को लेकर आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, इसी बीच हमारे मन में भी कई सारे सवाल हैं। तो कितना खतरनाक है H3N2, इसको पता लगाएंगे। इसी बीच H3N2 वायरस कैसे फैलता है और इससे कैसे बचें, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और ये जानना बेहद जरूरी है। क्या कोरोना का नया रूप है H3N2, क्योंकि इसी के तरीके फैल रहा है? तो ये सारे जो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे और जानेंगे। और इसी बीच क्या कोविड वैक्सीन H3N2 वायरस से बचा सकती है?
तो इसी बीच बच्चों की बात करें तो क्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए कितना खतरनाक है ये वायरस? तो कई सारे सवाल आप सभी के मन में होंगे, तो आज हम इस बात पर दुनिया में लगातार बढ़ रहे वायरस की, कोरोना, H3N2 इन्फ्लुएंजा के अलावा भी बहुत से वायरस हैं, तो करेंगे बात। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जो है जुड़ गए, डॉक्टर का पूरा पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर DR राय पूर्व सचिव है, तो डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल से है, और डॉक्टर शैलेश जैन हमारे साथ सृजन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या सिम्टम्स है और कितना खतरनाक है H3N2? देखिए पलक, मैं बता दूं, क्योंकि मैं लोगों की मानसिक स्थिति जानते हुए कि लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं हमारी एडवाइस सुनने को। 3 साल हम सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान ने, पर्टिकुलरली सेकंड वेव में हमने कोरोना, कोविड-19 बहुत देख लिया। अब लोग बाग ना एडवाइस को आसानी से लेते नहीं हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही हमारा सेकंड वेव खत्म हुआ, जो उसके बाद जब थर्ड फोर्थ वेव आई, तो लोगों ने एडवाइस को खास सुना ही नहीं। नो वन इज फॉलोइंग द सो कॉल्ड कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब बात आ जाती है H3N2 पे। लेट मी इन्फॉर्म यू, H3N2 कोई अफलातून वायरस नहीं है। इट इज अ सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस जो कोरोना से पहले भी एग्जिस्ट करता था, वो अब भी एग्जिस्ट कर रहा है। पहले H1N1 था, अब ये H3N2 है, जिसको कि आपने हांगकांग वायरस कहा। पर से हमें लोगों को, हमारा उद्देश्य लोगों को डराने का बिल्कुल नहीं है, बट मिनिमम प्रिकॉशंस लेना आज भी मस्ट है। मुझसे पूछा जाए कि डॉक्टर साहब क्या बहुत बुरा हाल है, तो आंसर इज नॉट एट ऑल। जो एबल बॉडीड लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, उनको अगर ये होता है तो मिनिमम इलनेस 5-7 दिन चलती है, और हम तो कहेंगे बिना एंटीबायोटिक के मोस्टली केस जो हमारे क्लिनिक्स में आसानी से ठीक हो रहे हैं। वो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को एडवाइस करूंगा, do not take antibiotics so simply in the beginning, जब तक कोई सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। बात आ जाती है सिर्फ अंडर 5 चिल्ड्रन पे, प्रेग्नेंट मदर्स पे, और जो तीसरा वर्ग है जो मैं समझता हूँ एक वल्नरेबल सेक्शन है, दैट इज 60 to 65 प्लस, और वो भी वो सेक्शन जिनको की कोमॉर्बिडिटीज हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई COPD है, कोई लिवर फेलियर है, हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज है। इन लोगों का पहला दिन भी खराब हो सकता है। इन सेक्शन को हमें बचाना बहुत जरूरी है। तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहा जाएगा, ऐसे किसी पेशेंट को बुखार आता है तो उसको एब्सोल्युटली सीरियस लिया जाए, उसको पहले दिन ही फैमिली फिजिशियन या फिजिशियन को दिखाया जाए उसको, क्योंकि ये लोग वो लोग होते हैं जो लोग, उनकी जिंदगी एक एज पे चल रही होती है। जैसे ही ऐसा वायरस आता है, उनका शरीर, सारे ऑर्गन्स डगमगा जाते हैं। बस इन लोगों को बचाना ही हमारा आज का मेन उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर DR राय भी हैं, पूर्व सचिव हैं। सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इंग्लिश के अंदर एक कहावत है, तो इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जाए? एहतियातन तौर पर हम क्या कुछ जो है करें इस वायरस से बचने के लिए? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मेरे मित्र नरेश चावला ने जो अभी कहा कि हमको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम अपने प्रोटोकॉल, जो एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल सब कोरोना के, जो पिछले 3 साल से हम आपके माध्यम से पूरी जनता को इस चीज को पढ़ाते रहे, काश उसको आज भी अगर वो फॉलो कर लेंगे तो इनको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। ये इन्फ्लुएंजा वायरस आज का नहीं है, सन 1918 के अंदर सबसे पहले हुआ था। ये उसका स्वाइन फ्लू के नाम से आया था। ये एक प्रकार का वायरस है जिसको हम कहते हैं कि ऑर्थोमोडोसिस मेंबर का होता है, जिसमें A, B, C 3 तरह के स्ट्रेन आते हैं। A, B and C स्ट्रेन ज्यादा सीरियस नहीं होता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। A के अंदर जरूर इंपॉर्टेंस आती है, और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं H और N का होता है, जिसको H को कहते हैं हीमोग्लूटिनिन होता है, और साथ में न्यूरोमाइनेज होता है। तो इसके अंदर जो वेरिएशन आते हैं, तो मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड लेके जा रहा हूँ। 1918-20 के अंदर हमारा स्वाइन फ्लू हुआ। उसके बाद ये दोबारा स्वाइन फ्लू हमारा आया 2009 के अंदर। उसके बाद एशियन फ्लू ने हमको पकड़ा, वो क्या था, H2 और N2। ये 1890 में एक बार पहले भी हो चुका है। उसके बाद दोबारा उसने देश के अंदर दस्तक दी 1957 और 58 के अंदर। ये हांगकांग फ्लू जिसके लिए आपने जिक्र किया है, ये सबसे पहले 1968 के अंदर 68-69 में हुआ है, और आज 2023 के अंदर भी आ रहा है। सबसे बड़ी चीज जो आप कह रही हैं प्रोटोकॉल की अपनाने की और इसको प्रिवेंशन की, अगर हम अपने आप को प्रिवेंट करें, अगर हम पूरे कोविड वाले जो हमारे एप्रोप्रिएट उसके प्रोटोकॉल से उसको अपनाएं, कहीं कोई खतरा नहीं है। आज की तारीख में अगर कोई आदमी आप खांस रहा है, छींक रहा है,
तो उसके नजदीक में न जाएं, भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, अपने हैंड वॉश को सैनिटाइज करते रहें और जहां तक हो सके मास्क के बिना घर से ना निकलें, क्योंकि पता नहीं मेरी अगल में जो खड़ा है या बगल में जो खड़ा लेकिन है डीआर राय, उसको इस जहां तक प्रकार मैं के जानती कोई हूँ symptoms डॉक्टर, हैं। अभी तो मास्क पहनना सबने छोड़ दिया है। यही तो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम 3 साल तक समझाते रहे और हमने उस वक्त भी कहा था, अगर आपको पलक याद होगा, कि मैंने कहा था कि ये मत सोचिए कोविड खत्म हो गया है, ये कोविड अभी आकर रहेगा, आने वाले 4-5 साल और भी रहेगा, लेकिन छोटे रूप में आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी लापरवाही बरतेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, अन्य से लेकर आप भी परेशान होंगे, समाज भी परेशान होगा, घर भी परेशान होगा। तो सबसे बड़ी चीज आती प्रिवेंशन की, आप प्रोटोकॉल लीजिए, मास्क में बच्चों को जरूर बचा के रखिए और बुजुर्गों को डॉक्टर बचा शैलेश के जी, आपके पास आऊंगी मैं। काफी महत्वपूर्ण अब ये सवाल हो जाता है, एक तरफ कोरोना है तो वही दूसरी तरफ H3N2 वायरस है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो कैसे पता लगेगा जी कि हमें कोरोना है या H3N2 है? हमें H3N2 है या कोरोना है, ये तो हमें इस वक्त जो हमारे देश के अंदर सुनामी आई हुई है तो हम ये कहेंगे ये सीजनल फ्लू ही है, तो H3N2 की तरफ जाता है, बिकॉज कोविड के नंबर ऑफ केसेस हमारे इस समय काफी कम है, पहला। दूसरा, हमें जैसे डॉक्टर राय सर हैं, DMC से डॉक्टर नरेश चावला सर हैं, हमें ये समझना पड़ेगा इस बीमारी को डायग्नोस करना इतना आसान हमारे देश में नहीं है। अगर आप आज स्वाइन फ्लू का या H3N2 का टेस्ट कराना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ द टेस्ट इज ओनली 4,500 रुपीज, 4,500 रुपए आपको टेस्ट को कराने के देना पड़ता है। आपकी सरकारें, आपकी राज्य सरकारें कितना भी दावा करें, बट एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास के लिए एक अप्रोप्रिएट और बहुत हेफ्टी अमाउंट होता है 4,500 रुपए पे करना, पहला। दूसरा, हम जब इस बार देख चुके हैं कि 3 लोग एक्सपायर हो गए गुजरात के अंदर, एक कर्नाटका के अंदर, एक हरियाणा के अंदर, तो डेफिनेटली हमें, जैसे डॉक्टर चावला सर ने बोला, हो सकता है आपको और हमें दिक्कत ना हो, बट जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जिसके अंदर डायबिटिक के पेशेंट हैं, पोस्ट बाईपास सर्जरी पेशेंट हैं, एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट हैं, या कैंसर वाले पेशेंट हैं, या HIV वाले पेशेंट्स हैं, या जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट्स के ऊपर ले रहे हैं, जैसे जिसको पहले या तो कोविड की वजह से अपना लंग डिस्ट्रॉय हो चुका है, या जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं जिसको हम कॉम्प्रोमाइज पेशेंट बोलते हैं, या जो बच्चे हैं, वो बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है। अगर इनको ये H3N2 का वायरस होता है तो चांसेस ऑफ morbidity is very high, chances of ICU admission is very high, because आप समझिएगा अगर इससे बचना बहुत मुश्किल है, ये उतना ही तेजी से फैलता है जितना कोविड वाला हमारा वायरस फैलता था। और जैसा डॉक्टर रॉय सर ने बोला, आप N95 मास्क लगाएंगे तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट रहेंगे, बट कोविड के वक्त भी हमने N95 मास्क लगाने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी, और इस समय तो N95 मास्क लगाने वाले लोगों की तादाद बिल्कुल ही नहीं है। तो अपने आप को बचाएं, बिकॉज अगर आपको एक बार हो गया तो आपसे दूसरे को स्प्रेड होना बहुत कॉमन है। दूसरा प्लग, आपने स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें आपने कहा था क्या कोविड वैक्सीन से H3N2 में बचा जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। चाहे आपने 1 डोज दी है, चाहे आपने 2 डोज दी है, या आपने बूस्टर डोज भी ले लिया, बट कोविड वैक्सीन का H3N2 के अंदर बिल्कुल भी रोल नहीं है। दोनों वायरस डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। कोविड वैक्सीन का असर H3N2 के ऊपर बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अगर मैंने 3 डोज वैक्सीन की ले ली है तो मुझे इन्फ्लुएंजा वायरस से बचा जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, ये जरूर सावधानी रखिए, जैसे चावला सर ने बोला कि आपको 3-4 दिन बुखार आएगा, आपको दस्त भी हो सकते हैं, आपको खांसी भी रहेगी, और इनफैक्ट रनिंग नोज तो आपको 2 हफ्ते तक हो सकता है। तो अगर आपकी यंगर पॉपुलेशन के अंदर है, आपकी 50 साल से कम है, तो आप तो अपने आप को बचा लेंगे। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने कोविड में भी कहा था, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी कोविड है तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है, बट आप दूसरे को ना फैलाएं, तो अपने आप को आइसोलेट करके घर पे जरूर रहिए, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लीजिए, और कोशिश कीजिए बुखार आपको कभी ना हो। तो बुखार के लिए जो एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल हम पहले ही बोला करते थे, उसको आप लगातार सेवन। बिल्कुल। शैलेश जी, नरेश जी से भी एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। सर, अभी तो आप कह रहे हैं कि खतरनाक नहीं है, और शायद जब कोरोना भी आया था तो शुरुआती दिनों के अंदर डॉक्टर्स द्वारा ये बात की गई थी कि इतना खतरनाक नहीं है, बट हमने देखा कि अलग अलग वेरिएंट्स जो है वे आते हुए नजर आए। क्या इस तरीके का खतरा भी इस वायरस से लेकर है? जो सो कॉल्ड वायरल फीवर्स हैं, ये हमारे देश में 2-3 बार आते हैं। तो पर्सनली जो हमारा सहज ज्ञान है, वी डोंट नो व्हाट टुमारो होल्ड्स फॉर अस, बट आई वुड से जैसे गर्मी बढ़ेगी दिस वायरस विल डाई आउट। ये मेरी उम्मीद भी है, वो हमारी कैलकुलेशन भी है, जैसा कि हम देखते आए हैं। तो आप जैसा कि देखो ना, आप ध्यान से देखिए, पिछले 7 दिन में मैं भी 10वां भाग इंटरव्यू दे रहा हूं, तो दैट मीन्स कि एकदम मीडिया जाग उठता है। तो जैसे ही मीडिया जाग उठता है,
तो लोग भी जाग उठते हैं, तो लोग वक्त छटपटाते हैं, डॉक्टर साहब ये है क्या, क्या मजाक है, क्या मजाक है। तो हम उनको हमेशा एक जेन्युइन एडवाइस देते हैं, भाई पहले तो डरो नहीं, आम जनता को कुछ नहीं होगा, आम जनता चुपचाप 4-5 दिन जैसे वायरल पहले होता था वैसे ठीक हो जाएगा। ओनली वल्नरेबल सेक्शन, जो मैं एक चाहता हूं, गवर्नमेंट मस्ट फॉर्मुलेट सम पॉलिसी। पलक सहगल मैं आपको बता दूं, ये वायरस अब घटने नहीं वाले, ये वायरस अब बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? बिकॉज एक मानव जाति की और एनिमल किंगडम की एक लड़ाई सी चल रही है। मोस्टली वायरस इसमें से जूनोटिक वायरसेस भी हैं, तो इसके लिए हमें कोई नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, हर बंदा कहे डॉक्टर साहब मैं क्यों मास्क पहनूं जी, तो जैसे कि हम पहले कहते थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें मेडिकोज आते हैं, पैरामेडिकोज आते हैं, पुलिस पर्सनल आते हैं, जो फ्रंट लाइन डेस्क पे हैं, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट ऑल्सो, इनको तो कहा जाए भी आपको प्रोटेक्शन हमेशा करनी चाहिए, ये खुद को भी बचाएंगे और बाकी जनता को भी बचाएंगे। दूसरा सेक्शन आ जाता है जो वल्नरेबल सेक्शन है। आफ्टर ऑल डोंट माइंड, एक परिवार में अगर बड़ा बूढ़ा बैठा है जो कि अच्छा खासा खराब है, कोई ना कोई बीमारी तो बाहर से लेके आएगा। कहां से लेके आएगा? वो एबल बॉडीड आदमी है, एक जवान आदमी है, 25 साल का आदमी है, बाहर काम करने गया था, उसको हो गया, वो घर के अंदर बीमारी लेके आ गया, उसने बूढ़े बूढ़े को बुला दिया, बड़े बूढ़े की जान जोखिम में चलेगी। तो समवेयर डाउन द लाइन में हमेशा एक बात कहता हूं, जापान में पलक जी पूरा साल लोग मास्क पहनते हैं, हांगकांग में लोग पूरा साल मास्क पहनते हैं। There are some other nations also तो मैं जहां तक समझ पा रही हूँ नरेश जी, क्या आप ये कहना चाह रही है कि जो हमारी मौजूदा नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव जो है वे करना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वायरस का दौर जो है वे आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक समझा। इसमें मैं ऐड करूंगा, होता क्या है कि हम हिंदुस्तानी ना, वी रन अवे फ्रॉम प्रिकॉशंस, व्हिच इज बैड। हम इलनेस पे इलनेस झेल लेते हैं, पैसा खर्च कर लेते हैं, तकलीफें झेल लेते हैं। इफ वी अडॉप्ट दिस पॉलिसी ऑफ प्रिकॉशंस, मेरे मित्र डॉक्टर राय ने भी कहा, डॉक्टर जैन ने भी बात कही, हमें चैनल के माध्यम से आम लोगों को गाइड करना है, भाई दुख पाने से अच्छा है आप प्रिकॉशन ले लोगे तो अच्छे रहोगे। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब कब तक मास्क पहनते रहें, जब जापान के लोग सारा साल पहन सकते हैं तो हिंदुस्तान के लोग क्यों नहीं पहन सकते? आई थिंक दिस व्हाट द मैसेज शुड बी टू जनरल पीपल। सर आप क्या कहना चाहेंगे? डीआर राय जी, काफी महत्वपूर्ण सर ने बात करी, एक तरफ तो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तो हमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वे चाहिए, और दूसरा मास्क जो है वो पूरे साल रहना चाहिए। अब जी डॉक्टर राय, बात बिल्कुल ठीक है, मास्क पूरे साल रहना चाहिए, पर हमारी जनता क्या इसको फॉलो करेगी? जिस वक्त हम कोविड के टाइम पे कहते रहे, सेकेंड वेव के बाद हमने कहा, थर्ड वेव में कहा भाई बचाओ, उस वक्त हम बाजार में देखते कि लोग बाग बिना मास्क के घूम रहे थे, भीड़ में भी जा रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। तो मैं कहूंगा कि हमारी जनता इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है कि वो बीमारी से बचना चाहती है कि नहीं बचना चाहती है। आप अपनी तरफ से मीडिया वालों ने बहुत पब्लिसिटी की, डॉक्टरों ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। पिछले कोविड के अंदर 2000 करीब डॉक्टर हमारे स्वर्ग सिधार गए, सिर्फ दुनिया की सेवा करते करते, लेकिन उसके बावजूद जनता नहीं समझी। थर्ड वेव के अंदर पता नहीं है, जैसे कोविड का नाम खत्म हुआ, सारे फंक्शन, सारे मार्केट खुल गए, सब जगह लोगों ने घूमना इकट्ठा चालू कर दिया, बैठना चालू कर दिया। तो हमें एज ए डॉक्टर हमको दुख भी होता है कि हम आप लोगों की चिंता करके आप लोगों को कह रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ सचेतना कर रहे हैं कि भैया आप इनसे बच के चलो, और तो अगर आप बच के चलेंगे तो ठीक रहेगा। अब रहा सवाल गवर्नमेंट की पॉलिसी का, गवर्नमेंट टाइम टाइम पे अपने अपने प्रोटोकॉल देती है, मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल देने के बाद हमारा क्या कर्तव्य है? क्या हम उसको फॉलो करते हैं? जब तक, देखिए इंसान की एक प्रवृत्ति है, जब तक कि आफत गले तक ना आ जाए हम लोग सचेत नहीं रहते, जब तक यहाँ पहुंच जाती है फिर भागते हैं, तो चलो यार ये क्या रहे वो करें। अगर पहले दिन अगर हम ये प्रिकॉशंस ले लें, पहले दिन हम एहतियात बरत लें, तो यहाँ पर नौबत ही नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, सरकार ने देखिए इमीडिएटली एक कह दी कि साहब इस H3N2 वायरस के लिए इस प्रकार की एंटीबायोटिक WHO ने भी अनाउंस कर दी। अब कुछ लोग अभी से उस दवाइयों के आगे पीछे घूम रहे हैं, भाई क्यों घूम रहे हो? अपने घर में तुम लेके रख लो कि जिनको जरूरत होगी उनको मिलेगी नहीं। अरे अपने डॉक्टरों के, समाज के ऊपर, अपने स्वास्थ्य वालों पे ध्यान रखो। चिंता करेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी देंगे, जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी ऑक्सीजन इंतजाम करेंगे। मेरे को आज भी याद आता है कोविड के टाइम के ऊपर एक घर के अंदर 25 सिलेंडर हमने जाके देखे थे, 25 सिलेंडर। भाई तूने अपने पास 25 सिलेंडर तो जमा कर लिए, 25 परिवारों का क्या हुआ, कभी सोचा आपने? तो ये होर्डिंग ना करके हमारी सरकार को, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए, उनको हम ये कहते हैं, आज की तारीख में कोई कारगर हमारा H3N2 के लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो भी लगवाते हैं
उनको कुछ इम्यूनिटी इससे मिल रही है, फायदा करेगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। हमारे पास आज की तारीख में भी ऐसे पेशेंट हैं जो हर 2 साल के बाद इन्फ्लुएंजा वायरस का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, हर 5 साल के बाद टाइफाइड का लगवा रहे हैं। वो सिर्फ इसको लगवा रहे हैं कि अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो आज भी हम यही कहेंगे, जिनको कोविड के इंजेक्शन लग चुके हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बोला, उसका असर नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी दे दी गई है, इसी वजह से ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। हमारे को जिनको 2 वैक्सीन और बूस्टर लग चुके हैं, एक इम्यूनिटी चल गई है। और H3N2 वायरस के लिए मैं एक चीज और बता दूं जी, जब इसका पेंडेमिक होता है तो हर्ड इम्यूनिटी अपने आप आ जाती है, ये हर्ड इम्यूनिटी को एस्केप करता है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं देता। तो इसलिए आप ये मत सर, सोचो हो गया है। वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि दर्शक उसे बेहतर तरीके से समझ पाइए, क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस और किस तरीके से इस वैक्सीन को जो है हम ले सकते हैं। देखिए बाला जी, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा सीजनल वायरस, सीजनल फ्लू भी कह सकते हो, जो इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त हमारी मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन से लगाए जाते हैं, बच्चों को डॉक्टर से लगा भी रहे हैं, जिसकी कॉस्ट करीब 1,500-2,000 के बीच में पड़ती है, हर को डिफरेंट करती है, और लोग बाग लगवा रहे हैं। आज नहीं लगवा रहे, पहले से भी लगवा रहे हैं। अच्छा। तो अगर आप समझते हैं तो लगवा लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मास्क पहननी पड़ेगी, सैनिटाइजेशन रखना पड़ेगा, हाथ पूरा धोना पड़ेगा, और आपको अवॉइड भीड़ भाड़ वाला एरिया को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप शैलेश जी, ये आपका करेंगे इस पर तो क्या आपको स्टैंड कोई है डर कि नहीं। जो ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की सर बात कर रहे हैं, क्या इसे लगाना चाहिए, क्या उपयोगी है ये? जी देखिए, पहले भी जिन लोगों ने लगा, H1 का हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल था, उसको लोगों ने लगाया। H3N2 का जो स्ट्रेन है, ऐसा नहीं कि नया वायरस है, बहुत पुराना वायरस है, बट ये वायरस इस बार म्यूटेट होकर आया है। जब वायरस म्यूटेट होकर आया है तो पुराना जो हम वैक्सीन हमारे पास इन्फ्लुएंजा का अवेलेबल है, उसका कितनी एफिकेसी रहती है कहना बहुत मुश्किल है, पहला। दूसरा पलक ये समझिए, कोई भी वैक्सीन आपको एक्यूट इफेक्ट नहीं देती, आपको इमीडिएटली इफेक्ट नहीं देती। आप अगर वैक्सीन लगाते हैं, हमने कोविड का वैक्सीन लगाया, तो ऐसा तो ना कि आज आपने कोविड का वैक्सीन लगा लिया, कल आपको कोविड नहीं होगा। इट विल टेक टाइम टू जनरेट द इम्यूनिटी। और एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट सिनेरियो, जो मुझे लगता है आपको और हमें जो इम्यूनिटी आने वाली है, वो हमें जैसे कोविड के केस के अंदर इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी आई थी, नेचुरल इम्यूनिटी, वही आपके अंदर, आपको और हमें, हमारे अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होगी। और दूसरा पलक जो हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के अंदर सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मतलब आपसे मुझे कोविड हो रहा था, मुझसे रॉय साहब को हो रहा था, रॉय साहब से नरेश चावला सर को हो रहा था। जी। बट ये H3N2 वायरस ऐसा है जिसका, ये जूनोटिक डिजीज चावला सर ने बोला, इसका आपके मान लीजिए पेट डॉग है, आपके पास पेट कैट है, उससे भी इसका आपको इसका इन्फेक्शन हो सकता है, या आपसे उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो बीमारी फैलेगी, बहुत अच्छे तरीके से फैलेगी, बट जैसे चावला सर ने बोला और राय सर ने बोला कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट द पॉपुलेशन विच इज नॉट वनरेबल, बट वनरेबल पॉपुलेशन का हमें बहुत ढंग से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े से भी सिम्टम है, आप टेस्ट कराएं चाहे ना कराएं, दैट इज सेपरेट इशू। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको H3N2 जैसे सिम्टम्स है, तो अपने आप को आइसोलेट करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए, और कोशिश जरूर ये करें कि फीवर आए, इसके लिए कंटिन्यूस आप एसिटामिनोफेन और पैरासिटामोल का सेवन जरूर करते रहें। नरेश जी, अभी तो हमने बात करी कि जनता को किस तरीके से तैयार होना है। अब महत्वपूर्ण सवाल है कि जी सरकार और जो हमारी प्रशासन है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको किस तरीके से तैयार होने की जरूरत है। पलक, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं वैक्सीन के बारे में 2 शब्द और बोल दूं। जी बिल्कुल। वैक्सीन पहले भी अवेलेबल थी, हर साल सितंबर अक्टूबर में ये वैक्सीन नई बनाई जाती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेवलेंट स्ट्रेन्स। ये सच है, जो स्ट्रेन आज की तारीख में जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, दैट मे बी ए लिटिल लेस इफेक्टिव फॉर H3N2, बट इट्स माई हम्बल एडवाइस टू ऑल फिजिशियंस, ऑल डॉक्टर्स, कि लोगों को मोटिवेट करें, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल सेक्शन है ना, 65-70 वाला, प्रैक्टिकली एवरीबडी, जो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जो HIV के पेशेंट्स हैं, किसी ऑर्गन फेलियर के पेशेंट्स हैं, किसी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, दे शुड ऑल टेक इट, बिकॉज जो अगर इसमें खर्चा पड़ता है 1-1.5 हज़ार का खर्चा पड़ता है, जो कि एक बाइवेलेंट वैक्सीन होती है, एक ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है। जो ट्राइवेलेंट है वो भी 1600-1700 में मिल जाती है। तो कहने का मतलब उसका खर्चा कहीं कम है, बशर्ते अगर वही पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया तो खर्चा लाखों में जाएगा। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपने पूछा कि सरकार क्या करे। पर से ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसलिए कोई डेडिकेटेड बेड्स या ऐसा कुछ बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। ऑल द व्हाट गवर्नमेंट्स नीड टू डू इज, नंबर 1, टू इश्यूज द एडवाइजरीज ऑल अक्रॉस। वो एडवाइजरी भी लेट जा रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्प्रूस अप द हॉस्पिटल्स। ओपीडीज में नो डाउट अटेंडेंस ज्यादा रहेगी, हो सकता है हॉस्पिटल एडमिशन थोड़े बढ़ेंगे, बट वी आर सीइंग नो बिग सर्ज एट ऑल। ना हम सर्ज देख रहे हैं और ना हमें सर्ज का बहुत ज्यादा डर है।
बाकी तो समय बताएगा, बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर, एज माय एक्सपीरियंस गोज, एज सुन एज द समर पिक्स अप, जैसी गर्मी बढ़ेगी, जो कि हम कह रहे हैं कि वो एल्बिनो इफेक्ट आने वाला है और गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, दिस वायरस डाइज आउट ऑफ इट्स ओन। दिस व्हाट वी लेकिन बिलीव सर ऐसा जब कोरोना आया था तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बात जो है कही थी कि गर्मी आएगी और कोरोना जो है वो चला जाएगा, लेकिन हमने देखा सेकंड वेव जो आई वो गर्मी के अंदर ही आई थी। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक सवाल कहा। कोरोना वाज मैडम एब्सोल्युटली डिफरेंट बाय आफ्टर सारे कोरोना की वो नहीं, सब टाइप्स नहीं, ओनली जो डेल्टा वेव थी that was disastrous, we all know उसका जो ऑक्सीजन डिप्लीशन था, we all know how we have faced it। उसके बाद की जो 2 वेव्स वो भी आई हैं, उन्होंने कोई बहुत नुकसान नहीं किया था। एक बात मैं और बता दूं, होता क्या है कि समटाइम्स ड्यू टू मीडिया प्रोग्राम जैसे हम बोल रहे होते हैं, लोग बेचारे डर जाते हैं। हो क्या रहा है, अगर अभी तक 2 डेथ्स हुई हैं, 2 डेथ्स आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ cannot be called। आफ्टर ऑल कम्युनिटी में कुछ ना कुछ डिसीज चलती रहती है, तो हम उसको बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, हम उसको बहुत कम भी नहीं कह सकते। हर जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑलवेज फॉर मोर प्रिवेंशन। अगर हम प्रिवेंशन मोड में रहेंगे तो बीमारी अपने आप कम हो जाएगी। इस पर सर डीआरजी आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक तरफ हमने जनता को तो अवेयर कर दिया कि आपको ये अपना होमवर्क करना है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो तैयार है और या क्या हम कोरोना वायरस से कुछ सीख पाए हैं? पलक जी, जहां तक हेल्थ सेक्टर का या गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट बिल्कुल सचेत है। नीति आयोग ने आज से 2 दिन पहले एक हाई लेवल मीटिंग भी की और हर स्टेट वालों से भी मीटिंग की जा रही है, और जिस प्रकार से मीडिया इसको कवरेज दे रहा है, मैं कहता हूँ कुडोस टू मीडिया फ्रेंड्स आल्सो कि वो उसको पूरा पब्लिसाइज कर रहे हैं। मैं अभी एक चीज और बता दूं, जो हम लोग अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला 140 करोड़ जनता के अंदर सिर्फ 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसके अंदर कि हमारे पास 4001 को पॉजिटिव केसेस थे। लेकिन ये हमने अभी तक मीडिया के थ्रू हमने नहीं बताया कि जो दोनों डेथ हुई हैं वो कोमोर्बिड थे। एक को कैंसर पेशेंट था जो 65 ईयर से ज्यादा का था, दूसरा भी बहुत सीरियस था। तो इस प्रकार से हम इसको ज्यादा ब्लेम कर दें तो ये पैनिक ही हो जाएगी। ये पैनिक हमें नहीं फैलाना चाहते। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको निश्चिंत होकर एहतियात बरतिए। ये राहत वाली ये वायरल वाले जो फीवर इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स वगैरह के मान के चलिए आने वाले सालों तक आते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। हम लोग आजकल ये कहने लगे हैं कि ये वायरस भी बहरूपिया है, आज एक स्ट्रेन में आया है, कल दूसरे स्ट्रेन में आएगा। डरिए मत, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को प्रिकॉशंस पूरी लीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल सरकार अपना जिम्मेदारी पूरी निभा रही है। हर जगह मीटिंग, हमको रोज हमारे पास टेलीफोन आता है उनसे, सर आप लोग क्या कर रहे हो, हमें सलाह दीजिए। हमने IMA की तरफ से हमने ये एक पूरे मास इंडिया के अंदर ये मैसेज दे दिया, कृपया करके H3N2 वाले पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन ना करें, मेडिकेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। तो कहीं सारे डॉक्टर ऐसा भी होता है, कहीं सारे लोग जो हैं वे केमिस्ट के पास चले जाते हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं जी, केमिस्ट को सब कुछ पता है, उससे दवाई ले लेते हैं। इससे बचना चाहिए। पहले ये इश्यू आप ऐसा उठा रही हो जो हम बहुत ही दुखी हैं। आज डॉक्टर को लोग डॉक्टर नहीं समझते, केमिस्ट को सबसे बड़ा डॉक्टर समझते हैं। वो देखते हैं इसके पास तो हजारों दवाइयां पड़ी हैं, इसको ज्यादा जानता है, और वो केमिस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयां 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक देता है अपनी दुकान चलाने के लिए। हम हाथ जोड़ के लोगों से कहते हैं, कृपा करके अपने डॉक्टर के पास जाइए, झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाइए, केमिस्ट से दवाई मत लीजिए। सरकार को यहाँ पर सख्ती करनी चाहिए, कोई भी केमिस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी दवाई न बेच पाए। आप अमेरिका में जाइए, क्या एक कहना चाहेंगे एंटीबायोटिक खरीद के दिखा दीजिए। फार्मासिस्ट के पास जाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और फिर जाकर उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दें H3N2 को लेकर। जी शैलेश जी, देखो पहले इसमें तो ये तो बेसिक लॉजिक है कि हाउ कैन बी ए फार्मासिस्ट और झोला छाप डॉक्टर कैन गिव यू द मेडिसिन फॉर एनी डिजीज। ये तो एक बेसिक है। हमने कोविड में भी देखा, देखो होता क्या है, जैसे कोविड के अंदर भी ये हमने देखा कि पेशेंट ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहा है या फिर झोला छाप के पास चला गया, उसको स्टेरॉइड उन्होंने फर्स्ट 3 डेज में दे दिया, तो जो बीमारी थी वो और ज्यादा वर्सन हो गई। बिकॉज एज ए क्लिनिशियन वी नो कि किस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट एट व्हाट टाइम होती है। दूसरा मतलब कितनी भी वायरस डिजीज हो, आप ये समझिए वायरस डिजीज का ट्रीटमेंट वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं, चाहे वो कोविड वायरस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे हेपेटाइटिस वायरस हो, चाहे एड्स वायरस हो,
बिकॉज वायरस की क्वालिटी है कि वायरस अपने आप को बचाने के लिए बार बार बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। तो आप कोई भी दवाई डेवलप करते हैं उसके अगेंस्ट, उससे पहले वो अपने अंदर बदलाव ले आता है। जैसे हम बैक्टीरिया देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, हम एंटीबायोटिक देते हैं, बैक्टीरिया मर जाता है। इसीलिए हम देखते हैं टाइफाइड फीवर का बुखार 2 से 3 दिन में खत्म हो गया। टीबी जैसी इलाज बीमारी जो पहले थी हम उसको सही कर पा रहे हैं, हमारी मेडिसिन के ऊपर असर करती है। वायरस के अंदर कोई भी मेडिसिन इतना असर नहीं करती है। जैसे डॉक्टर रॉय सर ने बोला, वायरस की डिजीज कोविड के अंदर भी था, हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे पा रहे थे। आपका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, आपको ऑक्सीजन दे दिया, आपको ब्रेथलेसनेस ज्यादा हो रही है, आपको सीपैप लगा दिया, आपको और ज्यादा सैचुरेशन कम हो रहा है, आपको वेंटिलेटर पे ले लिया। दैट इज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, दैट इज सॉर्ट ऑफ पैलिएटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास ना उस समय था कोविड के लिए, ना इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे आसपास है। अच्छी बात यह है कि वायरस की विरुलेंस जब कम होती है तो वायरस सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है कि 5 दिन 7 दिन के अंदर अपने आप धीरे धीरे कम हो आता है। जैसे रॉय सर ने बोला कि दोनों पेशेंट जो एक्सपायर हुए, एक को कैंसर था। हमें समझना पड़ेगा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनको बेचारों को अगर इन्फ्लुएंजा वायरस पकड़ता है तो इन्फ्लुएंजा वायरस जाके उनकी इम्यूनिटी के ऊपर हिट करता है और लंग्स के ऊपर हिट करता है। तो मानना या ना माने, बट वनरेबल पॉपुलेशन को सेव करना हमारी मौलिक जिम्मेदारी बनती है। तो वनरेबल पॉपुलेशन को सेव करने के लिए जो पॉपुलेशन हेल्दी है उसको अपनी जिम्मेवारी जरूर समझनी पड़ेगी कि साहब अगर मेरे घर के अंदर, जैसे डॉक्टर चावला सर ने बोला कि मेरे घर के अंदर 80 साल के मेरे पिताजी रहते हैं या 85 साल की मेरी माताजी रहती है, तो उनको बचाने की जिम्मेवारी मेरी है। बिकॉज वो इन्फेक्शन वो लेके नहीं आ रहे हैं, मैं या मेरा बच्चा घर बाहर जाकर वो इन्फेक्शन लाकर उनको दे रहा है, तो उन्हें हमें डेफिनेटली सेव करना चाहिए। दूसरा, जो कोविड के अंदर हम बोलते थे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि बार बार हाथ धोइए, मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, क्राउडेड प्लेसेस में बिल्कुल मत जाइए, पार्टीज को अवॉइड कीजिए। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल हमें स्वाइन फ्लू के लिए भी या H3N2 के लिए भी हमको फॉलो करना चाहिए। दूसरा, जैसा चावला सर ने बोला, वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। हम हमेशा एज ए क्लिनिशियन प्रमोट करते हैं कि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो आपको सेव कर सकती है। मैं तो लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं अलग, मेरा पर्सनल अनुभव ये है, लंग जब डिस्ट्रॉय होता है तो लंग डिस्ट्रॉय होने के बाद दैट इज ए इररिपेयरेबल लॉस। बिकॉज लंग को बचाना इट इज ए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास 2 लंग है, हम एक लंग से भी काम चला लेंगे, अभी आधा ही लंग खराब हुआ है, बट लंग के अंदर अगर 10% पार्ट ऑफ द लंग भी अगर निमोनिया से अफेक्ट होता है तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट सांस लेने में और बहुत सिग्निफिकेंट दिक्कत होती है। तो सावधानी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पूछा सरकार को क्या करना चाहिए, हमारी टीम ने जब रिसर्च करा तो ये भी सामने निकल कर आया, क्या प्रदूषण के कारण भी H3N2 जो है वो ज्यादा फैल रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। शैलेश जी आपके पास वापस आऊंगी, नरेश जी से मेरा सवाल। जी नरेश जी, चाहे वो कोरोना था, चाहे वो H3N2 था, चाहे प्रदूषण था, इन दिल्ली NCR हम AQI 400 4,000 तो खुले हम देखते हैं। डोंट यू थिंक हम अपने लंग्स से बचाने के लिए एक सिंपल मास्क सबसे आसान चीज है? आई डोंट नो व्हाई डू पीपल डोंट थिंक इट नेसेसरी। उनको लगता है कि हम मास्क लगाएंगे तो मेरा दम घुटता है, कब तक लगाते हैं, अब तो गर्मियां शुरू हो गई तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं स्टिल आई वुड से ए यूनिवर्सल यूज ऑफ मास्क फॉर एवरीबडी, एटलीस्ट एरियाज जहां प्रदूषण ज्यादा है, पर्टिकुलरली NCR, तो मैं कहूंगा ही कहूंगा। आई थिंक इट शुड बी एडवोकेटेड बाय ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल द NGOs, मीडिया, इवन गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करे तो मैं समझता हूँ ये चीज काफी कारगर हो सकती है। डोंट फॉरगेट, इवन हम प्रदूषण से कितना हमारे फेफड़े तबाह हो रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है। हम सारी दुनिया जानती है, वी रियलाइज इट, बट वी आर नॉट टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अपील करूंगा कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बिल्कुल नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर DR राय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश जी आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और जागरूक करने के लिए आमजन को, क्योंकि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जी अगर हर कोई जो है हाथ धो ले सही तरीके से तो 1 करोड़ जानें जो है पूरी दुनिया के अंदर बच सकती हैं। तो हाल ही के अंदर H3N2 वायरस जो है वह आया है। कहा जा रहा है कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए, वायरस होगा ही नहीं तो उसको क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला बना रहेगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।